नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। आज से शुरू हो रही है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। विंध्य के चित्रकूट से यात्रा का आगाज होने जा रहा है। कामतनाथ जी का आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से यात्रा निकलेगी। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो आज से मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने जा रही है। शुरुआत आज हो रही है विंध्य के चित्रकूट से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का आज आगाज करने वाले हैं। कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेकर बीजेपी इस यात्रा की शुरुआत कर रही है विंध्य से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा 5 स्थानों से निकाल रही है। विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल अंचल और बुंदेलखंड। तो वहीं भोपाल से खबर, एमपी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठकें लगातार जारी हैं। कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह और पार्टी प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे बैठक के लिए। आज प्रदेश चुनाव समिति और वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है। कल जिला कांग्रेस अध्यक्ष, सचिव, प्रभारी और ऑब्जर्वर की बैठक हुई थी। जिला अध्यक्षों को बांटी गई हैं आरोप पत्र की कॉपियां। तो कांग्रेस भी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाती हुई। एमपी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठकें लगातार जारी। कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह और पार्टी प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बैठकें कर रहे हैं। मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस में भी आज प्रदेश चुनाव समिति और वरिष्ठ नेताओं की बैठकें हैं। कल जिला कांग्रेस अध्यक्ष, सचिव, प्रभारी और ऑब्जर्वर की बैठक हुई थी। जिला अध्यक्षों को आरोप पत्र की कॉपियां बांटी गई। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की, समझने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शुभांगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सहयोगी भोपाल से लाइव। शुभांगी, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मैराथन बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? बिल्कुल आशीष, आपको बताना चाहूंगी कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है और इस बीच कल आपको बता दें, कल की जो बैठक हुई थी उसमें जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों को कॉपियां बांटी गई थी आरोप पत्र की। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 50-50 विधानसभाओं में उनको जाना है, आरोप पत्र बांटने हैं और कुल मिलाकर जनता को ये बताना है कि किस तरह से बीजेपी की ओर से जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं। सरकार को एक तरह से सरकार को घेरने का प्रयास इस आरोप पत्र के जरिए कमलनाथ करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने कल की बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि इससे पहले उम्मीदवारों का चयन किया जाए, पहले यह जाना जाएगा कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस की किस तरह से पूछ परख है, क्या कुछ तैयारी है, कांग्रेस कितनी तैयार है। तमाम तरह के जो निर्देश है जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों को दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह का भी यही कहना था कि पार्टी को कुल मिलाकर यह समझना होगा कि क्या वो मुद्दे हैं जिसके जरिए पार्टी जनता के दिल में जगह बना सकती है। जिला प्रभारियों को एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जमीनी स्तर पर जाकर पहले चीजों को टटोले और उसके बाद कुछ सुझाव भी लेकर आए कि किन लोगों के लिए माहौल काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर पार्टी आगे बढ़ेगी और उम्मीदवारों का चयन कर लिस्ट भी जारी करेगी। लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तो चुनाव से ठीक 2 से ढाई महीने पहले अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ से भी यही सवाल किए जा रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची कब तक जारी करेगी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा
रहा है कि इस बार जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वही उम्मीदवारों के सुझावों को लेकर पीसीसी कार्यालय पहुंचेंगे, एक रिपोर्ट साझा करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ से या स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष से। उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि किसको इस बार कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। आरोप पत्र के जरिए सरकार के तमाम कामकाज जो सरकार पूरे नहीं कर पाई है या जो अधर में लटके हैं या जो वादे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आरोप पत्र में शामिल की गई हैं। 50-50 विधानसभाओं में इन जिला प्रभारियों को जाना होगा और कांग्रेस के लिए माहौल भी बनाना होगा, साथ ही साथ कांग्रेस की क्या जमीनी हकीकत है उसे भी जानना होगा। जी आशीष। ठीक है शुभांगी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से खबर है जहां घोषणा पत्र की तैयारी में जुटी हुई है कांग्रेस। महिलाओं से जुड़ी विषयों पर पार्टी सुझाव ले रही है। जो महिलाओं से जुड़े विषय हैं उन पर पार्टी सुझाव ले रही है। 3 महिलाओं की कमेटी बनाई गई है। कल कमेटी सुझाव पेश करेगी अपना। तो कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र की तैयारियों में जुटी हुई है। घोषणा पत्र को लेकर तमाम मंथन किए जा रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और महिलाओं से जुड़े जो विषय हैं पार्टी उन पर सुझाव ले रही है। 3 महिलाओं की कमेटी बनाई गई है और कल कमेटी अपने सुझाव पेश करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके आधार पर ही घोषणा पत्र में महिलाओं से जुड़े विषय शामिल किए जाएंगे। वहीं रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की कल बड़ी बैठक है। स्क्रीनिंग कमेटी की कल बैठक होनी है। पीसीसी के पास पहुंची है दावेदारों की सूची। 90 विधानसभा के लिए दावेदारों की सूची पहुंच चुकी है। 3 दावेदारों के नामों का पैनल तैयार होगा। 6 सितंबर को कांग्रेस जारी कर सकती है अपनी सूची। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस की कल बड़ी बैठक है। स्क्रीनिंग कमेटी की कल एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक। पीसीसी के पास दावेदारों की सूची पहुंच चुकी है। सभी विधानसभा सीटों के लिए दावेदारों की सूची तैयार है। 3 दावेदारों के नामों का पैनल तैयार होगा एक सीट पर। 6 सितंबर को कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो सूची तैयार है, नामों पर मंथन किया जाएगा कि किस जगह से किसे टिकट दिया जाए। 90 विधानसभा के लिए दावेदारों की सूची तैयार। 3 दावेदारों के नामों का पैनल तैयार होगा और संभावना है कि 6 सितंबर को कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। तो बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इंतजार है कांग्रेस की सूची का। खबरें हैं, पूरी संभावना है कि 6 सितंबर को कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। पहली सूची में कितनी सीटों पर उम्मीदवार घोषित होते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मंथन लगातार जारी है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। ग्वालियर से खबर, ग्वालियर में डेंगू का असर बरकरार है। शनिवार को डेंगू के 14 नए मरीज मिले। जय रोग और जिला अस्पताल में 80 सैंपल की जांच हुई। ग्वालियर जिले के 6 और अन्य जिलों के 8 मरीज इसमें शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 85। तो ग्वालियर में डेंगू अपने पैर लगातार पसार रहा है। शनिवार को 14 नए मरीज सामने आए, डेंगू के नए केस मिले। जय रोग जिला अस्पताल में 80 सैंपल की जांच हुई और ग्वालियर जिले के 6 और अन्य जिलों के 8 मरीज इनमें शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 85। राजनांदगांव से खबर है, रेल यात्रियों की फिर बढ़ी है मुश्किलें। आज से 13 सितंबर तक 12 ट्रेनें रद्द हैं, कैंसिल हैं। राजनांदगांव से गुजरने वाली 12 ट्रेनें कैंसिल हैं। ट्रैक के रखरखाव और तीसरी लाइन के कारण ट्रेनें कैंसिल की गई। लगातार ट्रेनें रद्द रहने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में रेल से यात्रा करने वालों को, रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 13 सितंबर तक, आज से लेकर 13 सितंबर तक 12 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। राजनांदगांव से गुजरने वाली 12 ट्रेनें कैंसिल हैं।
ट्रैक के रखरखाव और तीसरी लाइन के कारण ट्रेनें कैंसिल की गई। लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और यात्री परेशान हो रहे हैं। खबर पेंड्रा से है, जहां मरवाही इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। चिचकोहना और सिवनी में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। खड़ी फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 5 हाथियों का दल इलाके में 15 दिन से लगातार मौजूद है और जमकर उत्पात जारी है हाथियों का। किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं, ग्रामीणों के घरों को तोड़ देते हैं, घरों में रखा अनाज भी खा जाते हैं। गजराज के आतंक से लोग परेशान, ग्रामीण परेशान, किसानों की खासी मुश्किल, क्योंकि खेतों में खड़ी फसल को चौपट कर रहे हैं हाथी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाथियों का दल लगातार पेंड्रा इलाके में घूम रहा है और लोग दहशत में हैं। मुंगेली से बड़ी खबर है। 40 से अधिक गांवों में बिजली संकट गहरा गया है। 5-5 घंटे बिजली गुल रहती है। 15 दिनों से ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए। बारिश नहीं होने से लोड बढ़ा है। बिजली गुल रहने से ग्रामीण परेशान हैं और आक्रोशित हैं, गुस्से में। मुंगेली से खबर, 40 से अधिक गांवों में बिजली का संकट है। 5-5 घंटे बिजली गुल रहती है। 15 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए हैं। अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके चलते बिजली का लोड बढ़ गया है और बिजली गुल होने से लोगों में गुस्सा भी है और लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। 5-5 घंटे बिजली नहीं रहती, उससे ज़्यादा भी बिजली गुल रहती है कई इलाकों में। तो वहीं रायपुर में भी बारिश नहीं होने से गर्मी बढ़ गई है। 38 डिग्री सेल्सियस तक प्रदेश का तापमान पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं। धमतरी का तापमान है 37.9 डिग्री, रायपुर का 35.2, बिलासपुर राजनांदगांव का 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो जिस तरह की बारिश अगस्त के महीने में होनी थी वो नहीं हुई और अभी भी नहीं हो रही है। यही वजह है कि गर्मी उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। तापमान बढ़ गया है कई इलाकों में 37, कई में 35, तो कई इलाकों में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है, जिससे लोग परेशान हो ही रहे हैं। किसान भी परेशान हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सभी को। कोंडागांव में मत्स्य विभाग के एक क्लर्क ने 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला करते हुए सरकारी पैसे से ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लगा है। ट्रेडिंग में पैसे गंवाने के बाद क्लर्क ने खुद ही पूरे मामले का खुलासा किया तो विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और अब सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी संजय गढ़पाले मत्स्य विभाग कोंडागांव और नारायणपुर के चार्ज में था और 1 साल के दौरान उसने अधिकारी के फर्जी साइन कर 1.25 करोड़ रुपए सरकारी पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर किए और उस रकम को ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवा चुका है। पुलिस की माने तो आरोपी के पास से 1 लाख रुपए की रकम, कंप्यूटर और बैंक के पास बुक जब्त किए गए। मत्स्य विभाग का एक सहायक ग्रेड 2 का कर्मचारी है जो कि नारायणपुर में पदस्थ था और उसको कोंडागांव में भी अतिरिक्त प्रभार में था, अकाउंटेंट का काम करता था ये। और ये जून 2022 से अभी तक ये लगभग शासकीय पैसे को अपने खाते में 1 करोड़ 25 लाख जो राशि थी ये अपने खाते में डाल लिया है, जिसकी जांच की गई मत्स्य विभाग के द्वारा और जांच करके रिपोर्ट आया। उसके बाद ये थाने में आकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया। थाने में धारा 409, 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शुरुआती जांच में हमको ये पता चला है कि लगभग सभी राशि को ये ट्रेडिंग करता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इसके जरिए सभी राशि को ये गंवा चुका है। अंबिकापुर से खबर है, बेकाबू बाइक ने खड़े बाइक को टक्कर मार दी। बाल बाल बचा है बाइक सवार। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। मैनपाट नर्मदापुर सेंट्रल बैंक के पास की घटना। बेकाबू बाइक ने खड़ी बाइक को टक्कर मारी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई बाइकें इसकी चपेट में आई हैं। तेज रफ्तार से बाइक सवार कई बाइकों से टकरा गया, कई बाइक से टकराया है। बाल बाल बचा है बाइक सवार। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो अब वायरल हो रहा है। बाइक की रफ्तार काफ़ी तेज थी। सड़क के किनारे खड़ी बाइक्स को अपनी चपेट में लिया। 3 से 4 बाइक को टक्कर मारी है और
चोटें भी आई हैं बाइक सवार को। हालांकि बाल बाल बच गया है बाइक सवार युवक। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी तेज रफ्तार थी बाइक की। छतरपुर से बड़ी खबर है। सरेराह सरपंच पति की पिटाई कर दी गई। आदिवासी महिला सरपंच ने पति को पीटा है। सरपंच पति की पिटाई का वीडियो सामने आया है। सिविल लाइन थाना इलाके की घटना है। गांव के ही दबंगों ने पिटाई की है। सरपंच पति को जबरन अपनी बाइक पर ले गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी फरार। छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां सरेराह सरपंच पति की पिटाई कर दी गई। आदिवासी महिला सरपंच के पति को पीटा गया। सरपंच पति की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। सिविल लाइन थाना इलाके की घटना। गांव के ही दबंगों ने पिटाई की है। सरपंच पति को जबरन अपनी बाइक पर ले गए थे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार। खंडवा में कई मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, बिजली सप्लाई दुरुस्त करने, नहर में पानी छोड़ने और प्याज की रुकी हुई राशि दिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि जिले में कम बारिश होने से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। पिछले कई दिनों से जब से हमने बीज बोया है तब से पानी नहीं गिरा है। पानी गिरा है तो वो भी बूंद बूंद गिरा है, खेत से बाहर ही नहीं निकला। ऐसे में अभी और कम से कम 1 से 1.5 महीने से बारिश हुई है। इससे हमारी सोयाबीन, कपास, मिर्ची, प्याज जो भी फसलें सभी जल गई है। अभी आप खेतों में देखो तो आपको खेत में कहीं नहीं दिखेगा और किसान बहुत परेशान है। आज हम सरकार को जगाने आए हैं, प्रशासन को जगाने और चेतावनी देने आए हैं कि जिले को जल्द से जल्द सूखा घोषित करे। देख रहे हैं कि फसलों की स्थितियां क्या है। सोयाबीन की फसल पूर्ण रूप से खराब हो गई है। इसलिए हम शासन से यही मांग करते हैं कि बिना देरी किए खंडवा जिले को सूखा घोषित करें और जो किसानों का जो सूखा घोषित करने के संबंध में, क्योंकि इसमें राज्य सरकार को कार्रवाई करना है, तो जो इनका ज्ञापन है उसको हम राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे। बाकी बिंदुओं के संबंध में जिले स्तर से कार्रवाई करना है। उसमें जो भी संबंधित अधिकारियों से शासन के निर्देशों के परिपालन में उनसे चर्चा की जाकर जो भी उचित कार्रवाई होगी, किसानों के हित में कार्रवाई होगी। वहीं रतलाम में सोयाबीन की फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसलों की ग्रोथ रुक गई है, जिससे किसान अब परेशान हैं। सोयाबीन की फसलों को अंतिम दिनों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन बारिश ही नहीं हुई है 25 दिनों से। सोयाबीन की फसलें 100% खराब हो चुकी हैं। जिन खेतों में मिट्टी की मात्रा अधिक है वहां 50% फसलें जीवित हैं। वहीं हरदा जिले में कम बारिश होने से सूखे के हालात बन गए हैं और अब भगवान से प्रार्थना की जा रही है, पूजा पाठ हो रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंद्रदेव से बारिश की प्रार्थना की, वर्षा की प्रार्थना की। गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचे, भगवान शिव का जलाभिषेक किया और कमल पटेल ने आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण को लेकर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार संकट के समय में किसानों के साथ खड़ी है। हरदा सहित संपूर्ण प्रदेश में इंद्र देवता की कृपा हो, बारिश हो, ताकि हमारे किसानों की खरीफ की सोयाबीन की फसल और बाकी फसल भी बच सके, धान। और इसलिए अच्छी वर्षा करे इंद्र देवता, इसलिए हमने पर्जन्य अभिषेक किया है गुप्तेश्वर भगवान पे। देवास के सिल्वर कॉलोनी में शहर काजी और अन्य के साथ हुए विवाद के मामले में औद्योगिक थाना पुलिस ने काजी पर धारा 307, 25 आर्म्स एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं बढ़ा दी हैं। देवास एसपी संपत उपाध्याय ने बताया है कि सीसीटीवी के आधार पर 307 की धारा बढ़ाई गई। वीडियो में हथियार भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, 2 दिन पहले हुए विवाद के बाद मामला गरमा गया था। शहर काजी अबुल कलाम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। सीसीटीवी में शहर काजी रिवॉल्वर लेकर किसी युवक के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। में
एक प्रकरण चल रहा था जिसके जांच की जा रही थी थाने पर। उसमें कुछ नए सबूत मिले हैं, एक वीडियो फुटेज वगैरह मिला है और कुछ अन्य गवाहों के बयान भी हुए हैं। तो उन जो भी तथ्य आए हैं, सबूत और बयान, के आधार पर उस प्रकरण में धारा 307 का इजाफा। 17 में एक झोला छाप डॉक्टर पर महिला की जान लेने का आरोप लगा है। मामला जिला अस्पताल के पास का है, जहां मेडिकल स्टोर में चल रहे अवैध क्लिनिक की एक महिला डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगा। आरोप है कि बुखार से पीड़ित महिला को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ बोले हैं उनके हस्बैंड से मैंने बात की तो बोले कि वो इंजेक्शन लगाए हैं, तो उतनी समय से उनका मन वो हुआ है, मतलब ऊपर नीचे शायद उमड़ाया है, थोड़ा सा मसलाहट हुई है, तो बोली कि उल्टी लग रही है। फिर इन्होंने मेडिकल वाले ने उनको दवाई दी अंदर से परमिशन लेने के बाद, फिर इसके बाद फिर वो बोली ही नहीं। इसके बाद अब हुई है तो हंगामा करेंगे ही, पर हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं है। वो आई थी फीवर को, 2-3 लोग पकड़ के लाए थे, अच्छी तेज़ फीवर था उसको, बहुत ही तेज़ फीवर था उसको, है ना, 101 डिग्री बुखार था उसे, है ना। हमने कालपोल टैबलेट जो जनरल खिलाया जाता है बुखार में, वो खिलाया था कालपोल टैबलेट। उसके बाद उसकी फीवर हो गया 99.5 हो गया। हमने नारियल पानी भी उसको पिलवाया, 1 नारियल पानी पी है। उसके बाद उसकी बुखार जब थोड़ा कम हुई है तो हमने डाइक्लो और AC लगाया है। इनके पति हैं रामकिशोर विश्वकर्मा जी। इन्होंने रिपोर्ट दी है कि इनकी पत्नी राजाबाई विश्वकर्मा की तबीयत खराब थी, इनको इलाज के लिए ये यहाँ लेकर के आए थे। इलाज के दौरान उनका कहना है कि गलत इंजेक्शन दे देने से उनकी मृत्यु हो गई है और उनका ये भी आरोप है कि इनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिख करके कायम करके और पंचनामा के लिए PM के लिए बॉडी रवाना कर दी है और मर्ग की जांच के उपरांत इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके ऊपर हम वैधानिक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। रतलाम से खबर है, जहां 2 सगे भाइयों की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल एक 12 वर्षीय बालिका को डूबने से बचाने के दौरान दोनों की जान चली गई। इन दोनों ने बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन खुद गहरे पानी में चले गए और दोनों की मौत हो गई। हादसा दतिया खेड़ी आश्रम के पास हुआ। मृतक की पहचान 40 वर्षीय राधेश्याम और 38 वर्षीय दुर्गा शंकर शर्मा के रूप में हुई है। SDM आलोट सुनील जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। आलोट थाना पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। चांद के बाद अब सूरज की बारी। नरसिंहपुर की रहने वाली आर्या जैन ने श्रीहरिकोटा में आदित्य L1 की लाइव लॉन्चिंग देखी। बता दें कि आर्या बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में एरोस्पेस की छात्रा हैं। उन्हें कॉलेज की तरफ से लॉन्चिंग देखने के लिए भेजा गया था। उनके साथ भोपाल की रहने वाली उनकी साथी वाणी वर्मा भी थी। दोनों के चेहरे पर उत्साह साफ देखा गया। लॉन्चिंग के इस पल को उन्होंने जोरदार तरीके से मनाया, हाथों में तिरंगा लेकर जोर जोर से लहराया। आर्या के माता पिता का कहना है कि आर्या को वहां देख अच्छा लग रहा है। उसकी भी इच्छा है कि 2030 तक इसरो से वो जुड़कर अपना वो योगदान दे और देश का नाम रोशन करे। अगली खबर मंडला से, जहां एक बेकाबू ट्रक स्कूली बच्चों से टकराते हुए दुकान में जा घुसा। अब इसका CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक पहले स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, फिर साइकिल और मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में लेता है। घबराए बच्चे सड़क पर तितर बितर हो जाते हैं और ट्रक दुकान में जा घुसता है। इस हादसे में 4 बच्चों को चोटें आईं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत।
कांकेर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता के गर्भवती होने पर परिजनों को हुई जानकारी। पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी को धर दबोचा। मुंगेरी